Assalamualaikum dear students, welcome to Path Education System, the largest online institute for your ND test preparations. Dear students, National University of Sciences and Technology Islamabad इसके एंट्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी हैं। नस्ट के एंट्री टेस्ट को नेट कहते हैं। नस्ट एंट्री टेस्ट सीरीज इसकी 4 होती हैं। सीरीज 1 कंडक्ट हो चुकी है और 10 दिसंबर तक इसके जो कंप्यूटर बेस्ड एनईटी है वो कंडक्ट हो चुके हैं। अब सीरीज 2 स्टार्ट होने जा रही है जिसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 दिसंबर यानी कि आज से, जिस वक्त ये वीडियो बन रही है, 14 दिसंबर से ये इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल ओपन हो चुका है और 25 जनवरी तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए सीरीज 2 के अंदर। और इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम जो सीरीज 2 होगा इसके अंदर इस्लामाबाद के अंदर होगा और कराची के अंदर होगा और कोयटा के अंदर होगा। कराची के अंदर फेब में होगा, कोयटा के अंदर मार्च में होगा। जो सीरीज 2 होती है इसमें पेपर बेस्ड एनईटी भी होता है और कंप्यूटर बेस्ड एनईटी भी होता है। पेपर बेस्ड एनईटी सिर्फ एक दिन कंडक्ट होता है और कंप्यूटर बेस्ड एनईटी एक दिन में 2 दफ़ा कंडक्ट होता है। लाइक एक मॉर्निंग में होता है, एक इवनिंग में होता है, लेकिन पेपर बेस्ड एनईटी सिर्फ एक दिन में एक टाइम पे ही कंडक्ट होता है। तो ये आप लोगों का एडमिशन स्केड्यूल है एनईटी 2 सीरीज का। सीरीज 3 फेब से स्टार्ट होगी और उसके जो कंप्यूटर बेस्ड एनईटी होगा वो इस्लामाबाद में कंडक्ट होगा अप्रैल के अंदर। और सीरीज 4 अप्रैल से जून के दरमियान इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होगी। जून में इस्लामाबाद के टेस्ट होगा और जुलाई के अंदर कराची, कोयटा और गिलगित का। और जो सीरीज 4 होती है, सीरीज 4 के अंदर भी पेपर बेस्ड एनईटी होता है और कंप्यूटर बेस्ड एनईटी होता है। नेक्स्ट के ओवरऑल यहाँ पर एक मेन कैंपस है और उसके अलावा इसके जो सब कैंपसेस है उसके अंदर एक रावलपिंडी है, रिसालपुर है, कोयटा है और कराची है। लेकिन जो आपके टेस्ट कंडक्ट होते हैं वो आपके मेन कैंपस इस्लामाबाद में कंडक्ट होते हैं, कराची में कंडक्ट होते हैं, कोयटा में कंडक्ट होते हैं और इसके अलावा गिलगित के अंदर कंडक्ट होते हैं। अगर बात करें इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए अगर आप लोग एनईटी 1 के अंदर अपीयर हो चुके हैं, आपने एनईटी 1 दिया था, उसके लिए आप लोगों ने एनईटी के लिए रजिस्टर किया था, तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आपने अपने यूजर नेम और पासवर्ड को पुट करके जस्ट लॉग इन करना है और एनईटी 2 के लिए अप्लाई करना है और एनईटी 2 का चालान पे करना है। लेकिन अगर आप लोग एनईटी 2 एज फर्स्ट टेस्ट देने जा रहे हैं, इससे पहले आप लोगों ने एनईटी के लिए रजिस्टर खुद को नहीं किया एनईटी पोर्टल के ऊपर, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने, आई एम अगेन रिपीटिंग, जिन स्टूडेंट्स ने एनईटी 1 दे दिया है उन वो अपीयर हुए नहीं हुए लेकिन एनईटी की रजिस्ट्रेशन करवाई थी, तो वो अब अपनी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। वो एनईटी 2 के लिए सिंपली लॉगिन करेंगे, उसमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड, जो कि जब आपकी ईमेल वेरीफाई होती है तो आपकी ईमेल के ऊपर आपका यूजर नेम और पासवर्ड आता है। वो पासवर्ड आपकी जीमेल पे आया होगा, उस जीमेल में आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो आपने यहाँ पे पुट करके लॉगिन करना है। लेकिन अगर आप लोग और एनईटी 2 में फर्स्ट टाइम रजिस्टर होने जा रहे हैं, इससे पहले आप लोगों ने एनईटी 1 में खुद को रजिस्टर नहीं किया, आप लोग फ्रेश आ रहे हो इस वेबसाइट पर, तो आपने यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर एनईटी करना है। जब आप लोग यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर एनईटी करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपने अपना नेम लिखना है, अपना फादर नेम लिखना है, अपने यूजर आईडी यानी कि ईमेल एड्रेस लिखना है। जो आप लोग यहाँ पे ईमेल एड्रेस पुट करोगे यही ईमेल आपका बाद में यूजर आईडी भी बन जाता है। ये आपने अपना ईमेल एड्रेस करना है, इस ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना है। प्लीज मेक श्योर कि आपका ईमेल एड्रेस एक प्रोफेशनल और मेच्योर ईमेल एड्रेस हो। बिल्कुल भी ये बिल्कुल जो एक कैजुअल सा होता है और बहुत नॉर्मल सा और जो लाइक फनी टाइप होता है, जो आप लाइक इंस्टा की आईडीज के ऊपर ही अक्सर लगा देते हैं, वो वाली आईडीज के नाम के साथ ईमेल एड्रेस नहीं होना चाहिए। आप अपने प्रॉपर नेम के साथ भी कर सकते हैं या अपने फादर नेम के साथ ईमेल को मेंशन करें, ताकि आपकी ईमेल जो है वो थोड़ी प्रोफेशनल लगे। आप वैसे भी अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होने जा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को कैसे आप लोगों के पर्सनल ईमेल आईडीज यूज होंगी आप लोगों की यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट के लिए। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपना एक प्रोफेशनल सा ईमेल आईडी बना लें अपने ये प्रोफेशनल यूज के लिए, जो आपने अपने यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्टेक्ट वगैरह के लिए यूज करना है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देखें कि आप लोगों को नस्ट के बारे में कैसे पता चला। यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं जिनकी वजह से नस्ट के बारे में आपको पता चलता है। जिस भी
प्लेटफॉर्म से आपको पता चला है आपने वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया से पता चला। इसके बाद आपकी वर्ड वेरिफिकेशन, यहाँ पर जो आपको कैप्चर कोड मेंशन है OAWDW यहाँ पर मेरा आया है, आप लोगों ने इसको यहाँ पर एज इट इज़ यहाँ पर जैसे कैपिटलाइज्ड वर्ड हैं ऐसे कैपिटलाइज्ड वर्ड को यहाँ पे मेंशन कर देना है और इसको आपने इसके बाद इसको एक दफ़ा क्लिक कर देना है। आई सर्टिफाइड दैट आई एम नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ये NET 1 के अंदर ऐसी ऑप्शन नहीं मिलती है, लेकिन NET 2 में ये मिलेगी क्योंकि यहाँ पर NET 1 के यूज़र्स भी होते हैं। तो अगर आप लोग NET 1 के यूज़र होगे दोबारा से रजिस्टर करने की कोशिश करोगे तो वो आपको कह देगा कि आपकी जो ईमेल आईडी है ये पहले से रजिस्टर्ड है। तो आप लोगों ने ऐसी ईमेल आईडी लगानी है जो पहले से नस्ट के ऊपर रजिस्टर्ड ना हो, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर इस चेक मार्क को टिक करना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो सबमिट करते ही आपके सामने आपका लॉगिन आईडी आ जाएगा। लॉगिन आईडी आप लोगों की आएगी जीमेल के ऊपर, आपके सामने एक लॉगिन मैसेज आ जाएगा। फिर आपने लॉगिन अपने यहाँ पर पोर्टल पे वापस आना है। यहाँ पर आपका लॉगिन, यहाँ पर आपका जो भी यूज़र नेम आपकी ईमेल पे आया होगा और जो पासवर्ड होगा वो आप लोग यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे आप लॉगिन कर जाएंगे। अब जब आप लोग यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन के बाद आपका जो फर्स्ट स्टेप है अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपने अपना फॉर्म फिल करना है। अब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर लेना है। इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो इसके अंदर जितनी भी डिटेल्स होंगी वो आप लोगों ने सारी फिल आउट करनी है। उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रीव्यू कर लेना है और अपनी पहले अपना जो फ़ी चालान है उसको प्रिंट करना, उसको पे करवाना है, उसकी पेड स्लिप को अपलोड करना है यहाँ पर। और उसके बाद जब आपकी फ़ी वेरिफिकेशन हो जाएगी, फ़ी इनवॉइस पहले आप अपना फ़ी चालान लेंगे, उसको पे करेंगे, उसके बाद उसकी डिटेल्स जो है ये पोर्टल पर डालेंगे। उसके बाद फ़ी की वेरिफिकेशन होगी नस्ट की तरफ से। नस्ट जब आपकी फ़ीस की जो आप फ़ी पे कराओगे उन तक पहुँचेगी, वो वेरीफाई करेंगे तो आपको एक मेल आ जाएगी। आपको मेल आएगी, साथ में आपको आपकी फ़ी वेरिफिकेशन की मेल आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों को पोर्टल के ऊपर डेट्स शो होना शुरू हो जाएंगे कि आप इन डेट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अब उन डेट्स के अंदर से आप लोगों ने जो भी आप लोगों की डेट होगी, आप लोगों के लिए ईज़ी होगा डेट में सेलेक्ट करना जो भी आपके लिए, तो वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है। वैसे रिकमेंड यही किया जाता है कि आप लोग जितनी ज़्यादा देर की डेट रख सकते हो ना, जितनी देर से टेस्ट दे सकते हो, जितनी देर तक आपको डेट मिल जाती है आप लोग वो डेट को लाजमी सिलेक्ट करें और एट द एंड आपको आपका जो एडमिट कार्ड है वो मिल जाएगा। ये देखें, जब मैंने अपना फॉर्म यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम जिसके आगे रेड हिस्टैरिक है, इसका मतलब है कि ये इन्फॉर्मेशन डालना नेसेसरी है, इसके बगैर आपका फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं करेगा। आपने फर्स्ट नेम डालना है, मिडल नेम लास्ट नेम है तो डाल दें वरना छोड़ दें। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, अपना CNIC या NICOP नंबर या बी फॉर्म नंबर। अगर आपका CNIC नहीं है तो आप अपना बी फॉर्म नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद अपने फादर की सारी डिटेल्स डालनी है, फादर नेम, फादर का स्टेटस के आइदर ही इज़ अलाइव, डिसीज और शहीद, ये स्टेटस डालना है। प्रोफेशन उनका जो भी है वो प्रोफेशन डालना है और उनकी इनकम डालनी है। उसके बाद फादर की ईमेल, ये जो है ये कंपलसरी नहीं है, आपकी ऑप्शनल है, ये आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो छोड़ दें। मदर्स नेम, उनका स्टेटस, उनका प्रोफेशन और उनकी इनकम। अगर उनका कोई प्रोफेशन नहीं है, हाउसवाइफ है, तो आप यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है नॉट अवेलेबल का भी। तो इसके बाद आप लोगों ने अपना प्रोविंस ऑफ और डोमिसाइल सेलेक्ट करना है और डोमिसाइल आप लोगों ने लाजमी तौर पर अपने डोमिसाइल्स अभी से बनवा लें, क्योंकि अगर ये डोमिसाइल अगर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अगर आपके लिए रुकावट नहीं बन रहा है, इन्होंने आपके एडमिशन जब आपके स्टार्ट हो जाएंगे, जब आप लोगों की मेरिट लिस्ट का टाइम आना है ना, उस टाइम पे जब आपके इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं, इन्होंने आपके डोमिसाइल मांगने हैं, तो डोमिसाइल्स नहीं होते हैं तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है एडमिशन के टाइम पे। तो अपने डोमिसाइल्स अभी से बनवा लें ताकि आप लोग फर्दर किसी भी तरह की इनकन्वीनियंस से बच सकें। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, आप लोग का एरिया किस तरीके का है, एरिया अर्बन है या रूरल है। अपना रिलीजन सेलेक्ट करें, आर यू स्पेशल पर्सन। स्पेशल पर्सन मतलब होता है कि आप के अंदर किसी तरह की डिसेबिलिटी तो नहीं है, लाइक आप लोग डेफ जो उसके अलावा डेफ ब्लाइंड वगैरह तो नहीं है, उसके अलावा आपकी कोई
क्रॉनिक या कम्युनिकेबल डिजीज़ तो नहीं है, यानी कि आपको कोई ऐसी बीमारी जो दूसरों को भी जिसके फैलने का खतरा हो, मतलब इस तरह से अगर है तो यहाँ पे इसको मेंशन कर दें। आर यू फर्स्ट इन योर फैमिली अप्लाइंग फॉर द यूनिवर्सिटी डिग्री? अगर आप फर्स्ट हैं तो येस पे क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो आपके कोई सिबलिंग्स भी पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर दें। सिबलिंग्स और डिपेंडेंट्स यहाँ पे लिखने हैं, नंबर ऑफ सिबलिंग्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिपेंडेंट पेरेंट्स यानी कि आपके पेरेंट्स पे कितने आपके आप बहन भाई और कितने और लोग हैं जो आपके पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है। उसके अलावा आपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालनी है, अपना प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, सिटी, कंट्री, रेजिडेंस, परमानेंट एड्रेस अगर ऊपर वाला ही है तो यहाँ पे सेम एज अबव का ऑप्शन क्लिक कर देना है। फ़ोन नंबर्स डालने हैं, मोबाइल नंबर अपने गार्डियन का डालना है, व्हाट्सएप डालना है, लैंडलाइन और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अगर है तो डाल दें, नहीं तो छोड़ दें। उसके अलावा पेइंग कैडेट स्कीम, इसके अंदर अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो येस पे क्लिक कर दें, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट एनईटी का एंट्री टेस्ट का आपका हमने किस तरीके का देना है। अब देखिए जो एनईटी 1 था वो था सिर्फ पेपर बेस्ड। अब जो आप लोगों का यहाँ पर एनईटी 2 है ये 3 कैंपसेस में होने जा रहा है, 3 सिटीज़ में, एक इस्लामाबाद, क्वेटा और कराची। जो इस्लामाबाद है और क्वेटा है, इन 2 सिटीज़ के अंदर आपका कंप्यूटर बेस्ड एनईटी होगा। मैंने अभी आपको स्टार्ट में भी बताया एनईटी 2 पेपर बेस्ड भी होता है। तो कराची में सिर्फ पेपर बेस्ड एनईटी होगा। तो अब आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपने किस सिटी में देना है और कौन सा टेस्ट देना है। अगर आपने इस्लामाबाद में देना तो आप सीबीएनईटी देंगे, और अगर आपने क्वेटा में देना तब भी आपका सीबीएनईटी होगा, और अगर आपने कराची में देना तब आपका पीबीएनईटी होगा, पेपर बेस्ड एनईटी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अपना स्टेशन सिलेक्ट करना है कि आपने किस सिटी के अंदर अपना टेस्ट देना है, क्योंकि जब एनईटी 1 था तब सिर्फ टेस्ट इस्लामाबाद में ही होना था, तो यहाँ पे मोड ऑफ स्टेशन सिर्फ इस्लामाबाद ही था। उसके अलावा एकेडमिक बैकग्राउंड आपने अपने एकेडमिक्स की डिटेल्स डालनी है, एफएससी है, एफए है, ओए लेवल्स है या डिप्लोमा होल्डर है। उसके बाद आपने इसको कंप्लीट करके एक्सेप्ट करके नेक्स्ट एंड प्रीव्यू फॉर्म पे जाना। आपका सारा फॉर्म प्रीव्यू होगा और उसके साथ में आप लोग अपनी डालेंगे यहाँ पे आपकी जो प्रोग्राम की डिटेल्स है। जब आप लोग यहाँ पे ये सेलेक्ट करेंगे तो आपके आगे फर्दर डिटेल्स आ जाएंगी, ये भी आपने सेलेक्ट कर लेनी है सारी, जो आपने कौन सा जो प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के साथ किया हुआ है उसके पासिंग ईयर्स, और यहाँ पर आप लोगों ने अपनी वो प्रोग्राम्स जो हैं, आप किस प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके आपने जो प्रेफरेंस है वो सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे अपनी प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट कर लेना है। मेक श्योर कि प्रेफरेंस आपने वो टॉप पे रखनी है जिसके अंदर आप लोग नेक्स्ट के लिए स्पेशली जाना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट अपनी गलत कर लेते हैं, बाद में उनका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम नहीं आ रहा होता। तो ये आप लोगों ने एक दफ़ा ही यहाँ पर ये सारा फॉर्म फिल करना है, आपकी सारी एप्लीकेशन भी यहीं से हो जानी है। इसके बाद जब एनईटी 4 होगा तो उसके बाद आपकी डायरेक्ट मेरिट लिस्ट लगेंगी, आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन वगैरह दोबारा नहीं देनी है। तो ये अभी से आप लोगों ने अपना फॉर्म जो है ध्यान से फिल करना है। ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों ने सिंपली अपना फॉर्म प्रीव्यू करना है, उसमें देख लेना कोई मिस्टेक तो नहीं है। वो मिस्टेक अगर है तो उसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपने एक्सेप्ट उसको कंप्लीट कर दिया, यहाँ पर आप लोगों ने अपनी फ़ोटो डालनी है और वो डालनी है 150 KB की। आप लोगों ने अपनी जो भी फ़ोटो डालनी है उसको पहले किसी भी इमेज कंप्रेसर वेबसाइट के ऊपर अपनी पिक्चर को डाल के उसको कंप्रेस करके फिर डालना है, अदरवाइज़ ये जो आपकी फ़ोटो है ये अपलोड नहीं होगी, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने पूरा फॉर्म फिल करके उसके बाद अपना फॉर्म प्रीव्यू करना है। अपनी फ़ीस को फ़ी इनवॉइस जो है आपका फ़ी चालान उसको आपने अपना प्रिंट करवाना है, उसको पे करवा के उसके बाद उसकी सारी डिटेल्स अपने इस पोर्टल पर डाल के आपकी फ़ाइनल सारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये फिल हो जाएगा। अब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये फिल हो जाएगा, फ़ी इनवॉइस आपका हो जाएगा। जब आप फ़ीस की डिटेल्स डाल देंगे तो ये भी आपका कंप्लीटेड आ जाएगा, और ये भी आपका ये वाला स्टेप है ये भी आ जाएगा कंप्लीटेड। अब फ़ी वेरिफिकेशन बाय नस, जब नस की तरफ से आपकी फ़ीस की वेरिफिकेशन हो जाएगी तो यहाँ पे वेरीफाइड भी लिखा आ जाएगा। उसके बाद टेस्ट स्केड्यूल जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन होना शुरू हो जाएगा, और एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा आप यहाँ से फिर प्रिंट कर सकेंगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप लोग नेस्ट के नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने अपना यहाँ पर येस के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इस पे येस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक मैसेज अपेयर हो जाएगा, डियर एप्लीकेंट प्लीज नोट दैट नेस्ट फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन फॉर्म नफाफ कैन बी submitted within the due date of NET registration. Submission of NAFAF within the due date is mandatory to be considered for any type of assistance or scholarship. NET की रजिस्ट्रेशन के टाइम के दौरान में ही आपको इस नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करना होगा, अदरवाइज आप लोगों को किसी भी तरीके की असिस्टेंटशिप जो है वो बाद में नहीं मिलेगी। तो आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को ये फॉर्म मिलेगा,
उसकी गाइडलाइंस फॉर्म की है, और इसके आपने यहाँ पर आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर ये नीचे बिल्कुल बॉटम पे आपको नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन फॉर्म नजर आ जाएगा। अगर आप लोगों ने इसकी फिलिंग की गाइडलाइंस देखनी है तो यहाँ पर ट्यूटोरियल्स भी मौजूद हैं। यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करें नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर्म की, अब फाइनेंशियल एड का फॉर्म फिल करने के लिए, स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर आपके पेरेंट्स और गार्डियन इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर आपकी सेल्फ और सिबलिंग इन्फॉर्मेशन आएगी, डिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन आएगी, इनकम एक्सपेंस इन्फॉर्मेशन आएगी, हाउस इन्फॉर्मेशन आएगी, प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन आएगी, यूटिलिटी बिल्स इन्फॉर्मेशन आएगी, एडिशनल एसेट्स इन्फॉर्मेशन आएगी, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन आएगी, ऑटोमोबाइल इन्फॉर्मेशन आएगी। ऑटोमोबाइल मतलब आपके पास किसी भी तरीके की गाड़ी है, कार है या मोटरसाइकिल है, उसके बारे में एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सपोर्ट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपकी जो साथ में आपने यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी, यूटिलिटी बिल्स होंगे, इनके जो प्रिंट आउट्स होंगे, मतलब इनकी कॉपीज होंगी, ये आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ये आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो इस तरीके से आप लोग अपना ये स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है इसको फिल करेंगे। फैमिली इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे पहले आपने पेरेंट्स का मैरिटल स्टेटस बताना है, ये मैरिड हैं, सेपरेटेड है या डाइवोर्स्ड है, ये आपने सेलेक्ट करना है। फिर पेरेंट्स का स्टेटस के बोथ लाइव है, डिसीज्ड है, फादर लाइव है, मदर डिसीज है, या मदर लाइव है, फादर डिसीज है, ये सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ सिबलिंग्स, ब्रदर कितने हैं और आपकी सिस्टर। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने नंबर ऑफ सिबलिंग सिस्टर सेलेक्ट करने हैं और नंबर ऑफ डिपेंडेंट सेलेक्ट करने हैं, ये आपने सेव कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट के ऊपर चले जाए। जब आप ये वाली इन्फॉर्मेशन, फैमिली इन्फॉर्मेशन को सेव करेंगे तो आपकी सिबलिंग्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उनके नाम लिखने होंगे आपने। उनके बाद आपके डिपेंडेंट्स की, जो आपके डिपेंडेंट्स हैं उनके नाम लिखने होंगे। उसके बाद आप इसको सेव करेंगे। जब आप अपने उनके सिबलिंग्स के नाम डाल देंगे अपने और डिपेंडेंट्स के नाम डाल देंगे तो ये आपका फर्स्ट स्टेप जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब आपके आगे पेरेंट और गार्डियन इन्फॉर्मेशन होगी, आपने उनकी इन्फॉर्मेशन को फिल आउट करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके जो गार्डियन होंगे या आपके मदर और फादर होंगे, उनकी तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो आपकी ये वाली इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से आपकी सेल्फ और सिबलिंग की एक आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन सारी, इसके बाद आपके जो आपकी सारी एकेडमिक डिटेल्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, फिर आपकी जो सिबलिंग्स, जितने भी सिबलिंग्स होंगे उन तमाम की इन्फॉर्मेशन जो होगी वो यहाँ पे ली जाएगी। फिर उसके बाद आपकी ये जो हो जाएगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर डिपेंडेंट की इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो आपकी फैमिली के अलावा जो लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो तमाम आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उनकी एज, रिलेशनशिप टू आपका उनके साथ क्या रिश्ता है, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। उसके बाद आप लोगों ने इनकम और एक्सपेंस इन्फॉर्मेशन, आपके फादर की इनकम पूछी जाएगी, आपके अदर रिसोर्सेज क्या है, सोर्स ऑफ इनकम्स जो भी होंगे वो आपसे सारे यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके हाउस की इन्फॉर्मेशन, आपका हाउस का एड्रेस क्या है, इसकी ओनरशिप क्या है, आपका अपना है, रेंट का है या विरासत में मिला हुआ है या आपको रेजिडेंस मिली हुई है किसी एम्प्लॉयर की तरफ से, ये आपने हाउस की इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके बाद प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन में आपसे पूछा जाएगा कि आपका ये घर अपना है कि नहीं है, ये आपने बता के इसको सेव कर देना है। जो जो आपने इन्फॉर्मेशन देनी है उसको सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे कंप्लीटेड का स्टेटस शो होना शुरू हो जाएगा। यूटिलिटी बिल्स की इन्फॉर्मेशन, आपसे कनेक्शन की, इलेक्ट्रिसिटी की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन कितने हैं, सुई गैस के कितने हैं, टेलीफोन के कितने हैं, पानी के कितने हैं, इनको जब आप अपडेट करेंगे तो इसके बारे में आपसे सारी फर्दर इन्फॉर्मेशन लेंगे, वो आपने सेव करनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपने एडिशनल एसेट्स बताने हैं कि आपके जो ये गोल्ड और डायमंड्स और जो किसी भी तरह के एसेट्स होते हैं जो फैमिली के अक्सर होते हैं, अगर हैं तो आपने वो मेंशन कर देने, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपने फादर के, मदर के, या अगर आपके जो पर्सनल है या आपके सिबलिंग्स के हैं वो तमाम अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो फैमिली के ऑटोमोबाइल अगर हैं, येस पे क्लिक करेंगे तो अपडेट करेंगे तो इसके यहाँ पर नंबर ऑफ व्हीकल्स पूछेंगे, फिर टोटल ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं। अगर आप टू फॉर एग्जांपल इसको करते हैं तो यहाँ पर आपसे वो तमाम ऑटोमोबाइल की इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी कि इन्फॉर्मेशन की कंपनी कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है, मॉडल कौन सा है और कितने सीसी की है, ओनरशिप क्या है, उसका मंथली फ्यूल का एक्सपेंस कितना आता है। उसके लिए इसके अलावा जो जितने भी आपने अगर टोटल यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स क्लिक करेंगे ना, उतनों की इन्फॉर्मेशन आपसे अलग-अलग पूछी जाएगी। उसके बाद आपसे इसके बाद जो फर्दर आपकी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी यहाँ पे आपके फॉर्म के अंदर, वो है आपके एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सपोर्ट। आपको कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको
आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से फाइनेंशियल एड जो है वो मिलेगी। आपने इसके अलावा किसी और फाइनेंशियल एड के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया हुआ, अगर किया हुआ तो येस पे क्लिक कर दें, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दें। और आपकी टोटल मंथली इनकम कितनी है, मंथली एक्सपेंडिचर कितना आता है, आपका मंथली डिस्पोजेबल इनकम कितनी होती है, एक्सप्लेनेशन आपने 500 कैरेक्टर्स में देनी है। और ये सारी आपने करके यहाँ पर अपना आई हैव कैलकुलेटेड माई इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज एंड एक्सपेंसेस, और जो भी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है वो आपने ऑथेंटिक देनी है, ताकि अगर आपका इंटरव्यू हो तो वो आपका क्लियर भी हो जाए। आपकी इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म के साथ मैच करनी चाहिए। ये आपने सेव कर देना है, तो ये भी आपका फॉर्म यहाँ पे फिल हो जाएगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, उसके अंदर आपने अपना डोमिसाइल यहाँ पे पुट करना है और अपना जो बी फॉर्म या CNIC है उसको पुट करके इसको सेव कर देना, तो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरीके से आप लोग नस्ट का नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन वगैरह तो हो गई, अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से इंक्लूडेड होते हैं नस्ट के एंट्री टेस्ट के अंदर। एंट्री टेस्ट का पैटर्न क्या होता है एक्चुअली, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास कुछ कैटेगरीज आती हैं, जिसके अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट है नस्ट की इंजीनियरिंग कैटेगरी, नस्ट एंड जिसको NET इंजीनियरिंग टेस्ट कहते हैं। इंजीनियरिंग टेस्ट के अंदर HSCC प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, प्री मेडिकल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और ICS के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेडिकल्स के स्टूडेंट्स के लिए ये शर्त है कि उनको या तो अपना कंडेंस कोर्स कंप्लीट करना होगा 8 वीक्स का, या फिर उनको एडिशनल मैथ्स देना होगा। लेकिन अगर अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि अगर हमने एडिशनल मैथ दिया हुआ है लेकिन उसके अब तक मार्क्स जो हैं वो हमें नहीं पता चले हैं, तो वो हम लोग को अब हमारा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो हम लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। देखें, आप लोग क्या करेंगे, एडिशनल मैथ का पेपर दे देंगे, उसका रिजल्ट जो है वो आपको तब दिखाना जब आप नस्ट को ज्वाइन कर लेंगे। जब आप नस्ट में आपकी फर्स्ट डे ओरिएंटेशन होगी, उस दिन उन्होंने आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं, उस दिन उन्होंने आपका वो रिजल्ट चेक करना है। उससे पहले आप लोग NET इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स कैसे तैयार करनी है ये आपका मसला होगा फिर। तो आप लोगों ने एडिशनल मैथ जब का पेपर जब दिया होगा, या आप लोगों ने कंडेंस मैथ का कोर्स किया होगा, तो फिर आपका क्लियर हो जाएगा, आप NET इंजीनियरिंग का टेस्ट दे सकते हो। लेकिन फिर एडमिशन ये होगा कि एडमिशन आपका कंफर्म उस बेसिस पे होगा जब आपको अब वो रिजल्ट देख लेंगे, रिजल्ट आपका एडिशनल मैथ्स का देख लेंगे, तब आपका कंफर्म हो जाएगा। अब जो आपका इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग का टेस्ट है ना, इसकी बेसिस पे आप लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो, मैथ्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो, फिजिक्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो, केमिस्ट्री के अंदर अप्लाई कर सकते हो, और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए फिर आपको, अगर आप इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करते हैं ना, तो उसके बाद आपको इन तमाम फील्ड्स के अंदर ना आपको साथ में ही आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको पोर्टल दिखाया था, उसमें आपने प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करनी थी ना, तो अगर आप लोग इंजीनियरिंग फील्ड्स को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड या फिर मैथमेटिक्स में से किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो उसकी आपकी एडिशनल पेमेंट नहीं होनी थी। वो जो 5000 आपने इंजीनियरिंग का देना था, उसी की पेमेंट के साथ ही आपको ये तमाम फील्ड्स के अंदर भी आपका अप्लाई हो जाना था। यहाँ पर ये बात मैंने कर दी है कि जो एडिशनल मैथ्स के साथ देंगे, उनका फिर बैकग्राउंड जो हो जाएगा वो प्री इंजीनियरिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स एडिशनल बायो का टेस्ट देंगे, जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बायो का टेस्ट देंगे, तो फिर उनका बैकग्राउंड मेडिकल का हो जाएगा, फिर वो मेडिकल के अंदर अप्लाई करेंगे। तो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए कोर्स कंप्लीट करना ज़रूरी है, या फिर वो एडिशनल मैथ्स का पेपर देंगे। ठीक है, उसके अलावा जो कैंडिडेट्स ऑफ प्री मेडिकल अप्लाइंग for computing programs without taking any additional math will appear in NET engineering paper। देखिए, मैंने आपको यही बात कही है अभी कि जो इंजीनियरिंग के का कैटेगरी का पेपर है, आपने अगर बायो साइंस रख के इंटरमीडिएट में आगे आप कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने NET इंजीनियरिंग के ही जो कैटेगरी का टेस्ट है उसी के अंदर अपेयर होना है। ठीक है, और आपका जो इसके अलावा जो कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करने के लिए मैथ्स एज अ मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अप्लाइड साइंसेस की कैटेगरी आ जाती है। इसके अंदर सिर्फ प्री मेडिकल ग्रुप के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर अब जो इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें 50% मैथमेटिक्स होती है, 30% फिजिक्स होती है, और आपकी इंग्लिश होती है 20%। अब उसका ये क्राइटेरिया होता है कि टोटल 200 मार्क्स का MCQs का टेस्ट होता है NET का, जिसके अंदर से 100 MCQs आपके आते हैं
मैथ्स के, 60 एमसीक्यूज आते हैं आपके फिजिक्स के और 40 एमसीक्यूज आपके आते हैं इंग्लिश के। इस तरीके से ये लास्ट ईयर एनईटी का पैटर्न चेंज हुआ है। इससे पहले एनईटी के जो कैटेगरी होती थी इसके अंदर साथ में इसकी आईक्यू भी होती थी 10 मार्क्स की, लेकिन अब वो खत्म हो गया है। केमिस्ट्री भी खत्म हो चुकी है इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर, इसमें सिर्फ मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश आ गई है। तो इसके अंदर एनईटी इंजीनियरिंग के अंदर प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल और आईसीएस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एनईटी अप्लाइड साइंसेज के अंदर सिर्फ बायोलॉजी के 58% होंगे, यानी कि 100 एमसीक्यूज बायोलॉजी के होंगे, 60 एमसीक्यूज केमिस्ट्री के होंगे और बाकी के 20 एमसीक्यूज जो होंगे वो होंगे आपके इंग्लिश के। अब प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स विदाउट और विद एडिशनल मैथ, अब क्या जो है वो बीएस बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर, बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड केमिस्ट्री, इन तमाम फील्ड्स के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब एनईटी बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेज की बात करें विद एनी कम्बिनेशन, अब बिजनेस जो प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर कोई भी इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड हो, मेडिकल का हो, आईसीएस का हो, जनरल साइंस का हो, बिजनेस के अंदर तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अंदर 100 मार्क्स के आपके होंगे क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स यानी कि आपकी बेसिक मैथ्स और 100 मार्क्स की आपकी होगी इंग्लिश। ठीक है, इसकी बेसिस पे आप लोग एनईटी एनबीएस के टेस्ट की बेसिस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो बीबीए में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मास कम्युनिकेशन में, इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी में, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, एलएलबी में, बीएस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में और बीएस लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के अंदर। इन तमाम प्रोग्राम्स के अंदर आप एनबीएस की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज एनईटी आर्किटेक्चर। इसके अंदर आपने इंटरमीडिएट में मैथ्स और फिजिक्स किसी भी लाजमी पढ़ी हो, आप किसी भी उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने तो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ी होती है, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने फिजिक्स पढ़ी होती है, मैथ्स नहीं पढ़ी होती है, तो उनको एडिशनल मैथ्स का पेपर दे के फिर एनईटी आर्किटेक्चर के लिए वो एलिजिबल होते हैं। तो उनको डिज़ाइन एप्टीट्यूड का 50% होता है, यानी कि 100 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आते हैं डिज़ाइन एप्टीट्यूड के, 60 एमसीक्यूज आते हैं मैथ्स के, और मैथ्स आपकी वही होती है जो इंजीनियरिंग की कैटेगरी के अंदर जिस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। और इंग्लिश होती है आपकी 20 मार्क्स, 20% और उसकी बेसिस पे 40 मार्क्स की आपकी होती है इंग्लिश के एमसीक्यूज। अब जो इंजीनियरिंग जो डिज़ाइन एप्टीट्यूड का सिलेबस है वो सारा यहाँ पे नेस्ट की वेबसाइट पे मेंशन है। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, ये आपको वहाँ पे पढ़ने पड़ते हैं, उनको रिवाइज करना पड़ता है, उन कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना पड़ता है और याद रखना पड़ता है। एज डिज़ाइन एप्टीट्यूड इज द बेसिक्स फॉर द आर्किटेक्चर, तो आपको ये पहले से इसकी भावना होनी चाहिए। तो ये आपकी टेस्ट के अंदर इसी चीज़ को वो टेस्ट कर देते हैं। इसके बाद नेचुरल साइंसेज के अंदर भी आप लोग किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग कर सकते हो, तो वो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। नेचुरल साइंसेज में आपके 100 एमसीक्यूज आते हैं मैथ्स के और 100 एमसीक्यूज आते हैं इंग्लिश के, और इसकी बेसिस पे आप लोग मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ इन 3 प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो। कोई और एकेडमिक बैकग्राउंड आपका कोई भी हो सकता है, मेडिकल के हो, इंजीनियरिंग के हो, आईसीएस के हो, जनरल साइंस के हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके मेरिट फार्मूला की। मेरिट फार्मूला के अकॉर्डिंगली नेस्ट पूरे आपके मेरिट फार्मूला के अंदर 75% वेटेज आपके एनडी टेस्ट की रख देती है, जिसके मुताबिक अगर आपके एनईटी के अंदर अच्छे मार्क्स आएंगे तो ही आपका एडमिशन सिक्योर हो सकेगा। अदरवाइज आपके एचएससीसी पार्ट 1 के अंदर, इंटरमीडिएट पार्ट 1 के अंदर या मैट्रिक के अंदर बहुत ब्रिलियंट मार्क्स हैं लेकिन नेस्ट के अंदर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों का एडमिशन होने के चांसेस कम, यानी कि डिजायर्ड फील्ड के अंदर एडमिशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसके 1100 में से 1200 में से अब तो मार्क्स हैं, तो 1200 में से उसके 1150 तक भी मार्क्स मैट्रिक में हैं और इंटरमीडिएट में भी 500 में से उसके आउट ऑफ 570 इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, तो 570 में से उसके 550 भी मार्क्स हैं और एनईटी के एंट्री टेस्ट के अंदर उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे ना, तो उसकी बेसिस पे फिर उसकी वेटेज चूंकि ज़्यादा है तो फिर उसका एडमिशन जो है वो कंप्यूटिंग फील्ड्स के अंदर और इतनी सीक्स डिपार्टमेंट जैसे कंप्यूटिंग फील्ड के हाई कम्पिटिटिव जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर एडमिशन पॉसिबल नहीं होता। तो बेस्ट ये होता है कि अगर आपका जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो तो ऑब्वियसली थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे एंट्री टेस्ट के अंदर तो वो तो एक्सेल कर जाएंगे, लेकिन बात आती है उनकी जिनके मार्क्स होते हैं कम इंटरमीडिएट पार्ट 1 में, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि पार्ट 1 में अगर मार्क्स कम भी हैं तो एनईटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ट्राई टू गेट 160 प्लस इन एनईटी 1, तो आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। और बहुत अच्छी फील्ड में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स
होते हैं जिनका इंटरमीडिएट के अंदर मार्क्स अच्छे नहीं होते, स्कोर अच्छा नहीं होता, लेकिन एनईटी में वो इतना अच्छा स्कोर कर देते हैं कि उनका सीक्स डिपार्टमेंट के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, कंप्यूटर साइंस जैसे डिपार्टमेंट के अंदर टॉप मेरिट पोजीशंस के ऊपर एडमिशन हो रहा होता है। तो देखिए बात सारी आती है आपके एंट्री टेस्ट की, और एंट्री टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि जब जब भी मेरिट फॉर्मूला की बात होती है और बोला जाता है कि नेस्ट के एंट्री टेस्ट के मार्क्स ज़्यादा मैटर करते हैं आपके एडमिशन के अंदर, तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट क्वेश्चन होता है कि कितने मार्क्स सेफेस्ट स्कोर होते हैं। देखिए सेफ स्कोर डिपेंड करता है आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के ऊपर। देखें उसका 25% जो है वो बेशक आपका थोड़ा सा 25% ही आपका कैलकुलेट हो रहा है एकेडमिक बैकग्राउंड का, तो लेकिन मैटर तो वो भी करता है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के बहुत ब्रिलियंट मार्क्स होंगे वो तो 140 प्लस 150 प्लस में भी जाएंगे, तो उनका बेस्ट चांस सिक्योर हो जाएगा। अगर आपके अब आप देखें अपना एकेडमिक बैकग्राउंड, आप उसको देखें आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट में जिस तरीके के मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंगली देखें। अगर आपके मार्क्स उसमें कम है, 80% तक आपके दोनों में मार्क्स हैं या 70% तक मार्क्स हैं, तो फिर नेक्स्ट के एंट्री टेस्ट के अंदर आपको 160 प्लस लाजमी तौर पे लेने ही लेने हैं, और 170 प्लस तक का आप लोग टारगेट करके 160 तक तो लाजमी सिक्योर करें, ताकि आप लोगों का एडमिशन सीक्स जैसे डिपार्टमेंट के अंदर या एमसीएस के एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट्स के अंदर, एरोस्पेस डिपार्टमेंट्स के अंदर एडमिशन पॉसिबल हो सके। अगर बात करें इसके अलावा एसीटी और सैट बेसिस पे, एसीटी या सैट्स का स्कोर जो है उसका भी 75%, मैट्रिक ओ लेवल का जो आपका 10% और ए लेवल्स का 15%, और इंटरनेशनल सीट्स जो है उसका सैट का स्कोर ही 100%, उसी की बेसिस पे एडमिशन होगा। तो ये आपका मेरिट फॉर्मूला है। और देखें यहाँ पे आपके लिए देखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टू बी पॉइंट टू बी वेरी नोटेड के आप लोगों का जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उसके 75% मार्क्स है, तो इसके लिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशंस करें। आपका एनईटी 1 का चांस जा चुका है। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट एनईटी 1 का चांस है वो तो जा चुका है, अब आपने देना है एनईटी 2। एनईटी 2 देने के बाद आपके पास जो एनईटी 3 आता है वो आपके आता है बोर्ड एग्जाम्स के दौरान में। देखिए आपको अब जब आपको बोर्ड के एग्जाम्स होंगे तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग एज ए फ्रेशर हो ना, तो आप लोगों को ये होगा कि पता नहीं ये लोग जो हम लोगों को कह रहे हैं कि इंटरमीडिएट के मार्क्स इतने मैटर नहीं करते हैं, ऐसे के कुछ ख्यालात दिल में आते हैं। ऑब्वियसली बात है आप फ्रेशर्स हैं तो कुछ ऐसे ख्यालात तो आते हैं कि अब ये लोग कह रहे हैं कि इंटरमीडिएट के मार्क्स इतने मैटर नहीं करते हैं, ऐसा ना हो कि बाद में मुझे नुकसान हो जाए, पॉलिसी चेंज हो जाए। तो देखें आपके पास ना एनईटी 3 का जो चांस है वो आपका आता है बोर्ड एग्जाम्स के दौरान में, तो आपके लिए बेस्ट जो पॉसिबल सोल्यूशन है ये वो यही है कि एनईटी 2 में इतनी मेहनत करें कि आपके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो एनईटी 2 में आ जाएं। इसके बाद आपको चांस मिलना है एनईटी 4 का। एनईटी 3 में आपसे अच्छे से प्रिपरेशंस नहीं होती हैं, अगर तो आपने एनईटी 2 में की हो तो एनईटी 3 में थोड़ी सी करके आप दे देते हैं, लेकिन उधर मसला ये आ जाता है कि आपके साथ में बोर्ड एग्जाम्स भी आ जाते हैं, तो वो फिर एंट्री टेस्ट को और बोर्ड एग्जाम्स को कोलैप्स कर जाते हैं, या फिर वो बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को तंग करते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए रेकमेंड ये किया जाता है कि एनईटी 1 और 2 में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेल करने की कोशिश करें, और फिर उसके बाद एनईटी 4 का चांस आ जाता है, लेकिन एनईटी 4 के टाइम पे प्रैक्टिकल्स भी आ जाते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, टाइम भी थोड़ा होता है, फिर आपके पास एनी टेस्ट की प्रिपरेशंस का, फिर आपके प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं बीच में, और फिर उसके साथ जब जून का टाइम स्टार्ट होता है तब कॉमसेट्स के भी एडमिशन ओपन हो जाते हैं, तब फास्ट के भी ओपन हो जाते हैं, तब जीकी के भी ओपन हो जाते हैं, आपको उनके एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस भी करनी है। तो इसीलिए यही रिकमेंड किया जाता है कि एनईटी 1 और 2 में मैक्सिमम मार्क्स लेके आप लोग अपना चांस नेक्स्ट के लिए सिक्योर कर लें, ताकि बाद में आप लोग दूसरी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सके। आप लोग देख सकते हैं हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, जो बैचेस के स्टूडेंट्स हैं, आप देखेंगे बैच ये एनईटी 1 का स्कोर है 154 और ये एनईटी 2 का स्कोर है 171। तो देखिए बैच 2.0 के अंदर इनरोलमेंट लेने के बाद देखें 150 बैच 1.0 का स्टूडेंट है और 154 की मार्क्स अचीव करके, और सेकंड बैच के अंदर जो इसकी प्रिपरेशन हुई हैं उसके बाद उसने 171 सिक्योर कर लिया नेक्स्ट के अंदर। इसी तरीके से आप देखें एनईटी 4 के अंदर तो ये इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोग भी इस तरीके के मार्क्स अभी से अचीव कर लें। अब अगर मैं आप लोगों को इन तमाम स्टूडेंट्स की, जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर 160 प्लस में हैं, 170 प्लस में, इनकी मैं मेरिट पोजीशन दिखाऊं तो इनकी टॉप की मेरिट पोजीशन है, टॉप 200 मेरिट पोजीशन तो हमारे बैच के स्टूडेंट्स के पास ही हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास भी देखें, अब जो आप लोग बात करते हो सेफेस्ट स्कोर की, तो सेफ स्कोर यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि देखें यहाँ पे 154 और 155 160 प्लस की जो सीरीज हैं, जो
स्टूडेंट्स हैं जिनके इतने मार्क्स हैं, इनकी अभी मैं आपको इनकी मेरिट पोजीशंस दिखाऊं तो मेरिट पोजीशंस देख के आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सेफ मार्क्स होने चाहिए कि आपकी मेरिट पोजीशन भी बन जाए और साथ में आपका एडमिशन भी हो जाए। ये देखें, यहाँ पर टॉप मेरिट पोजीशन है 7th, उसके बाद यहाँ पे 9th, इसके बाद ये जो हाशिम खान जदून जिसका रिजल्ट मैंने अभी आपको 171 मार्क्स के साथ दिखाया है, इसके कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर 6 डिपार्टमेंट में 9th मेरिट पोजीशन है, उसके बाद 11th मेरिट पोजीशन है, उसके बाद 16th मेरिट पोजीशन है, 18th मेरिट पोजीशन, ये 164 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। उसके बाद यहाँ पे 30th मेरिट पोजीशन है, फिर ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में 39th मेरिट पोजीशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 41th मेरिट पोजीशन है, फिर लॉ के अंदर बैचलर्स ऑफ लॉ के अंदर 14th मेरिट पोजीशन है। उसके बाद 6 डिपार्टमेंट के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर लातादाद स्टूडेंट्स हैं जिनके टॉप 100 के अंदर, टॉप 200 के अंदर मेरिट पोजीशन है। देखिए 6 डिपार्टमेंट के अंदर 57th मेरिट पोजीशन, 59th मेरिट पोजीशन, और ये भी 6 डिपार्टमेंट ही चल रहा है। ये देखें 60th मेरिट पोजीशन भी यहाँ पे 6 डिपार्टमेंट में हमारी आ गई है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर 89th मेरिट पोजीशन है, फिर उसके बाद ये इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर 91th मेरिट पोजीशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 91th मेरिट पोजीशन, 6 डिपार्टमेंट में 94th मेरिट पोजीशन, 96th मेरिट पोजीशन 6 डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद 108 मेरिट पोजीशन साडा के इंडस्ट्रियल डिजाइन साडा डिपार्टमेंट में। उसके बाद यहाँ पर आप देखें 6 डिपार्टमेंट में 134th मेरिट पोजीशन, फिर एमसीएस के अंदर 157th मेरिट पोजीशन, 159th मेरिट पोजीशन 6 डिपार्टमेंट में। उसके बाद 67th मेरिट पोजीशन एंड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, फिर ये 169th मेरिट पोजीशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 6 डिपार्टमेंट के अंदर, फिर उसके बाद 177 एसएमएमई एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर। उसके बाद कंप्यूटर 6 डिपार्टमेंट में कंप्यूटर साइंस में 177th मेरिट पोजीशन, 183rd मेरिट पोजीशन, 186th मेरिट पोजीशन, 190th मेरिट पोजीशन इन डेटा साइंस 6 डिपार्टमेंट। फिर यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शंस यहाँ पे और भी हुई हैं। तो देखें इस तरीके की मेरिट पोजीशन सिक्योर करने के लिए आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग अपने एनईटी की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर लें। अब एनईटी की प्रिपरेशन करनी कैसे है वो इस तरीके से करें कि आप लोग जो भी मटेरियल पढ़ें वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट और फोकस्ड होना चाहिए। आप लोगों जिस तरीके की प्रिपरेशंस करें वो आपके एनईटी के जो एंट्री टेस्ट है उसके पैटर्न को ओरिएंट करना चाहिए, उसको मैच करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करें। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रैंडमली प्रिपरेशंस करते हैं, रैंडमली प्रैक्टिस मटेरियल्स उठाते हैं और प्रैक्टिस मटेरियल जो है वो अपना करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके 1 भी देते हैं, 2 भी देते हैं और बहुत मेहनत करके देते हैं। 1 को वैसे ही दे देते हैं, कोई भी एक एनईटी होता है उसको वैसे ही दे देते हैं और 2 जो होता है उसको बड़ी तैयारी करके देते हैं। और तैयारी कैसे करते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस मटेरियल देख लेते हैं, कभी वहाँ से मटेरियल देख ले, कभी वहाँ से। देखिए रैंडम प्रिपरेशन से आप जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, मार्क्स फिर भी उसमें उतने ही आने जितने आपने ना तैयारी करके किए। वजह क्या है, क्योंकि आपने स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं किया, आपने ये चीज़ देखी नहीं है कि जो एंट्री टेस्ट के अंदर डिमांड की जा रही है अब एंट्री टेस्ट आपको सबसे बड़ी गेम है एंट्री टेस्ट की टाइम मैनेजमेंट। आपने जो प्रैक्टिस की है वो आपने खुद की है, उसके अंदर आपने कोई टाइमर वगैरह अगर नहीं लगाया, ये भी स्ट्रेटजी आपने नहीं लगाई, आपकी वहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक वहाँ पे पकड़ी जाएगी, आपको वो एंट्री टेस्ट में तंग करेगी। फिर आपको क्या मसला होगा, उसके बाद आपकी जो एनईटी 2 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग रैंडमली मटेरियल उठाएंगे, अब वो ऑथेंटिक है कि नहीं ये आपको नहीं पता, क्योंकि आप तो अभी अभी सेकेंड ईयर से निकल के आए हो, आपको थोड़ी पता होगा कि कौन सा मटीरियल ऑथेंटिक है या नहीं। ये तो आपको इधर उधर की बातों से पता चलेगा और बातों में फिर आपको पता है बहुत सारे रूमर्स भी होते हैं। आपको रूमर्स ये भी सुनने को मिले होंगे एनईटी 1 जो होता है वो बहुत आसान होता है, वो मैथ के पार्ट 1 में से आता है, और जो एनईटी 2 होता है वो मुश्किल होता है क्योंकि तब तक स्टूडेंट्स ने वो कॉनिक सेक्शन वाले चैप्टर्स पढ़ लिए होते हैं, तो वो सारा सिलेबस जो होता है एनईटी 2 मुश्किल होता है, एनईटी 3 मुश्किल होता है, एनईटी 4 मुश्किल होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। और सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं क्योंकि सेकेंड ईयर से निकल के आए होते हैं, इनको पता आपको लोगों को होता नहीं है, तो फिर आप लोग रूमर्स की तरफ जब जाते हो तो आप लोग सबसे ज्यादा डीमोटिवेट तब होते हो। सबसे बड़ा रूमर ये फैलता है कि एनईटी के अंदर मार्क्स लेना बहुत मुश्किल है, इसमें तो हमारे 140 तक आ गए ना तो बहुत बड़ी बात है। हमने तैयारी कर जितनी को तैयारी की थी हमने, हमारे 120 तक आगे बड़ी बात है, 110 तक 100 आगे बड़ी बात है। इस तरह की बातें करते हैं तो वो जो सेकेंड ईयर के जो न्यू फ्रेशर स्टूडेंट्स आए होते हैं वो बड़ा डीमोटिवेट होते हैं कि या इतनी मेहनत करने के बाद हमारे मार्क्स इतने कम आएंगे और पता नहीं एडमिशन सिक्योर होगा कि नहीं। ऐसी कोई बात नहीं होती, ये मैंने आप लोगों के सामने सारे रिजल्ट दिखाए हैं। ये भी आप लोगों की तरह ही सेकेंड ईयर से निकल के आए थे, इन्होंने भी सेकेंड ईयर में प्रिपरेशंस किए हैं और साथ में एंट्री टेस्ट दिए हैं, तो इनकी प्रिपरेशंस भी देखें ना आप लोग, तो इन्होंने भी तो मार्क्स अचीव किए हैं। अभी मैंने 171 वाला रिजल्ट दिखाया, उसके अंदर उसने भी तो एनईटी 2 के अंदर इतने हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए ना, तो आप भी कर सकते हैं।
चीज़ क्या आपको चाहिए, आप लोगों को चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव और रेलिवेंट प्रिपरेशंस। आप लोगों के लिए हम लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है 2.0, जिसके अंदर आप लोगों को स्पेशली नस्ट एनईटी 2 की प्रिपरेशंस करवाई जा रही हैं। डेली बेसिस पे आप लोगों को लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि होते हैं शाम के 7 से 10:30 बजे। आपका सिलेबस जो है आप लोगों के एनईटी 2 से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका एनईटी 2 कब आ रहा है? एनईटी 2 आप लोगों का आता है, एनईटी 2 आप लोगों का आ रहा है जनवरी के अंदर। तो देखिए हमारा ये बैच जो है ये स्टार्ट हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया हुआ है। तो इसके अंदर आप लोगों को एनईटी 2 की प्रिपरेशंस करवाई जा रही हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस बैच को ज्वाइन करेंगे। जो आप लोगों ने लाइव लेक्चर्स मिस कर दिए हुए हैं, उन लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को जो लेक्चर्स मिस कर दिए वो आप लोग को रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। आप लोगों को जैसे टाइम मिले अपने पूरे स्केड्यूल में से आप उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को कवर करो, लाइव लेक्चर्स डेली बेसिस पे लो। पाकिस्तान की एक्सपर्ट फैकल्टी आप लोग को हमारे बैच के अंदर पढ़ाएगी, आप लोगों को एनईटी 2 की प्रिपरेशंस करवाएगी। जो एनईटी 2 के अंदर जो भी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स मटेरियल जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप लोगों ने उनके जो पाकिस्तान की एक्सपर्ट फैकल्टी है, पाकिस्तान के रीनाउंड इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो सीनियर टीचर्स होते हैं ना, जो दूसरे टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, वो हमारे बैच में आपको एनडी टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाएंगे। आपको टीचर्स और सीनियर्स की सपोर्ट होगी, आपकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाएंगी। अब देखिए एनईटी 3 और 4, एनईटी 4 आने तक आप लोग जितनी दफ़ा भी जितने बैचेस लगेंगे उसके अंदर एनईटी की प्रिपरेशंस होगी, आपकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाएंगी। अगर आपने बैच 1 को ज्वाइन किया था तो अब तक आपकी रिवीजन होनी थी और एनईटी 2 आपका बहुत बेस्ट हो जाना था, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है। आप लोग अभी भी इस बैच को ज्वाइन करेंगे, अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। एनईटी 2 की अच्छे से प्रिपरेशंस करें, इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स दें, बेस्ट प्रिपरेशंस करें, क्योंकि आपने सिर्फ एनईटी नहीं देना, बाकी टेस्ट भी देने हैं। तो उनकी प्रिपरेशंस भी आप लोगों के साथ में पैरेलल चलती रहेंगी और आप लोगों को फिर कोई एडिशनल पेमेंट वगैरह तो करनी नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा आपने बैच ज्वाइन कर लिया उसके बाद आप लोगों को किसी तरीके की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और आप लोग की कैरियर काउंसलिंग भी होती रहती है, उसके हवाले से बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह, सेशंस वगैरह कंडक्ट होते रहते हैं। और एग्जीक्यूटिव फैकल्टी मेंबर्स जो होते हैं ना, जो पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव सीट्स पे होते हैं, वो फैकल्टी मेंबर्स आप लोग की कैरियर काउंसलिंग करते हैं। तो उनका जो एक एक्सपीरियंस होता है वो मार्केट के हवाले से ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो आपको बेहतर गाइड कर देते हैं। तो ये सारे फीचर्स आप लोग को हमारे बैच में मिलेंगे। आप लोगों का इस तरीके से प्रॉपर स्केड्यूल होता है, स्केड्यूल के अकॉर्डिंग 10:30 बजे तक आप लोगों की क्लासेस होती हैं फ्राइडे तक, और सैटरडे संडे आप लोगों की स्पेशल क्लासेस होती हैं। आप लोगों को इंग्लिश जो है मैडम बुशरा पढ़ाती हैं, जो पाकिस्तान की रीनाउंड इंस्टीट्यूट की एक बहुत बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल हैं। इसी तरीके से सर हमाद हैं, ये एंट्री टेस्ट एक्सपर्ट टीचर हैं। मैथ्स की मैडम शेरबानो है, इसी तरीके से बेसिक मैथ एंड एनालिटिकल रीजनिंग के सर बिलाल हैं, और कंप्यूटर आपको सर असाद पढ़ाएंगे, बायोलॉजी सर नासिर, और केमिस्ट्री सर तैमूर जैसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे टीचर से जब आप लोग प्रिपरेशंस करेंगे तो क्या आपके इस तरह के मार्क्स नहीं आएंगे, आप लोगों की इस तरह की मेरिट पोजीशंस नहीं आएंगी? क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगी, आपके मार्क्स भी आएंगे, आपका एडमिशन भी नेक्स्ट के अंदर सिक्योर होगा। तो एनईटी 2 की प्रिपरेशंस अभी से स्टार्ट कर दें। अगर आप लोग हमारे इस प्रीमियम सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304066600 इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो आप लोगों के प्रोग्राम्स हैं, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो आप लोगों को ऑफर किए जाते हैं नेस्ट के अंदर आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है ये आपको SMME और कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी, पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज कराची PNEC, इन 3 इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप लोगों को ये ऑफर किया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इस्लामाबाद, सीक्स डिपार्टमेंट, CME, PNEC और MCS, इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर की जाती है। इसके बाद बात करें मैकेट्रॉनिक्स की तो ये आपको CME डिपार्टमेंट के अंदर। इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग आपको स्कूल ऑफ सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर और नस्ट बलोचिस्तान कैंपस कोयटा में। केमिकल इंजीनियरिंग आपको स्कूल ऑफ केमिकल एंड मटीरियल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद में ऑफर की जाती है, और मेटलर्जी एंड मटीरियल इंजीनियरिंग स्कूल ऑफ केमिकल एंड मटीरियल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद में ऑफर की जाती है। एवियोनिक्स इंजीनियरिंग आपको कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रिसालपुर में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग आपको स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग SMME के अंदर इस्लामाबाद कैंपस में और रिसालपुर कैंपस में ऑफर की जाती है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपको SCEE इस्लामाबाद कैंपस सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ऑफर की जाती है। नेवल एंड आर्किटेक्चर एंड मैरीन इंजीनियरिंग आपको PNEC कराची के अंदर ऑफर की जाती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको MCS और सीक्स डिपार्टमेंट में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको CME और सीक्स डिपार्टमेंट में ऑफर की जाती है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स
रावलपिंडी MCS के अंदर, और स्कूल ऑफ सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेटिक इंजीनियरिंग आपको ऑफर की जाती है। कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो कंप्यूटर साइंस आपको सीक्स NBC बलोचिस्तान कैंपस और कराची के अंदर ऑफर की जाती है। डेटा साइंस आपको सीक्स डिपार्टमेंट में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपको साइंस में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सीक्स डिपार्टमेंट और NBC बलोचिस्तान कैंपस कोयटा के अंदर ऑफर की जाती है। इसके बाद LLB सोशल साइंसेज और बिजनेस स्टडीज के प्रोग्राम्स में BBA, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी आपको NUST के बिजनेस स्कूल के अंदर इस्लामाबाद में, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज ये आपका इस्लामाबाद के अंदर S3H स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज का इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर ऑफर की जाती हैं। बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको जिनाब स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड लीडरशिप इस्लामाबाद JSPPL के अंदर, और LLB आपको NUST के ला स्कूल के अंदर ऑफर की जाती है। इसके अलावा आप लोगों को आर्किटेक्चर एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो है, इसके अंदर आर्किटेक्चर और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आपको स्कूल ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर इस्लामाबाद साडा कैंपस के अंदर। उसके बाद नेचुरल साइंसेज, मैथ्स, फिजिक्स आपको स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज, अप्लाइड साइंसेज के लिए अताउर रहमान स्कूल ऑफ अप्लाइड बायो साइंसेज इस्लामाबाद असाब, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इसमें, और इन्वायरमेंटल साइंस आपको SCEE सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ऑफर की जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के अंदर 60% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए आप लोगों के। उसके अलावा अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए आप लोग अगर प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, प्री मेडिकल का ग्रुप है तो आपको एडिशनल मैथ देना पड़ेगा, और अगर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप लोगों को केमिस्ट्री का क्रेडिट जो कोर्स है आपको वो आपको पढ़ना पड़ेगा आपके फर्स्ट ईयर के अंदर। उसके बाद कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आपको प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को एडिशनल मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। वो किसी भी तरीके से कंडेंस मैथ का कोर्स कर लें या फिर एडिशनल मैथ का पेपर दे दें। बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड एग्रीकल्चर इसके अंदर प्री मेडिकल के ग्रुप के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल दोनों तरह के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा BBA, इकोनॉमिक्स, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये तमाम यहाँ पर जो प्रोग्राम्स मेंशन है इनके यहाँ पर अप्लाई करने के लिए किसी भी कम्बिनेशन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। LLB की बात करें तो LLB में भी किसी भी कम्बिनेशन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बशर्त ये कि आपने लैट का टेस्ट दिया हो जो HEC की तरफ से कंडक्ट होता है, और उसमें आपके 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में अप्लाई करने के लिए आपने अपने इंटरमीडिएट लेवल पे मैथ्स और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट एज वन ऑफ द मैंडेटरी सब्जेक्ट लाजमी पढ़ा हो, यानी कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स में अप्लाई करने के लिए इंटरमीडिएट में आपने मैथमेटिक्स लाजमी पढ़ी हो, फिजिक्स में अप्लाई करने के लिए मैथ और फिजिक्स दोनों आपने पढ़ी हो, और केमिस्ट्री जो है उसमें अप्लाई करने के लिए आपने केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट और मैथ्स और फिजिक्स आपने साथ में पढ़ी हो अपने इंटरमीडिएट लेवल पे। इनडायरेक्टली ये प्री इंजीनियरिंग ग्रुप को ही रेफर करते हैं। और यहाँ बायो के स्टूडेंट्स को भी मैथमेटिक्स को एडिशनल मैथ्स देना पड़ेगा। आर्किटेक्चर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स मैट्रिक में भी पढ़ी हो और इंटरमीडिएट में भी मैंडेटरी सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ी हो। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं नस्ट के एट फी स्ट्रक्चर की। तो नस्ट का जो सेमेस्टर वाइज फी स्ट्रक्चर होता है, एडमिशन की प्रोसेसिंग फी आपकी होती है 35,000, और जो आपके इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग, नेचुरल साइंसेज, अप्लाइड साइंसेज के प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर होती है 35,000। उसके अलावा आर्किटेक्चर, सोशल साइंसेज एंड बिजनेस जो प्रोग्राम्स होते हैं इनकी भी 35,000 होती है। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है ये रिफंडेबल होता है, ये आपका 10,000 होता है दोनों तरह के प्रोग्राम्स के लिए। ट्यूशन फी जो होती है वो आपकी होती है 1,97,050 1,97,050 रुपीज पर सेमेस्टर आपकी होती है इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग, नेचुरल साइंसेज एंड अप्लाइड साइंसेज प्रोग्राम्स के लिए। और आर्किटेक्चर, सोशल साइंसेज एंड बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए 2,75,400 फी होती है पर सेमेस्टर। और आप लोग के मिसलेनियस चार्जेस जो है 5,000 दोनों के पड़ते हैं आपको। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट नस्ट यूनिवर्सिटी। इसका फी स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शेयर किया, मेरिट फार्मूला शेयर किया, सब्जेक्ट की वेटेज क्या है टेस्ट पैटर्न में, आपको मैंने अप्लाई का प्रोसेस बताया। इसके अलावा द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपके साथ शेयर की, नस्ट का टेस्ट स्केड्यूल मैंने आपके साथ शेयर किया जो NET 2 सीरीज का स्टार्ट हो चुका है 14 दिसंबर से। इसके अंदर आप लोग अभी से अप्लाई कर दे और अपनी डेट्स को जो है वो लास्ट में मेंशन करें। जो भी आपको डेट्स मिले वो आप कोशिश करेंगे आपको डेट्स
डेट्स जो हैं वो बाद की ज़्यादा देर की मिलें, ताकि अगर 31 जनवरी से आपके ऑनवर्ड आपके टेस्ट कंडक्ट होना शुरू हो रहे हैं, तो आपको डेट्स ऑलमोस्ट फेब के 2 वीक्स तक तो मिलेंगी। तो आप लोगों ने उसके अंदर अप्लाई करने की कोशिश करनी है। फिर फेब में ये होगा कि आपको कराची का जो है वो वाला टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग नेक्स्ट एनईटी 2 की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप हमारे इस प्रीमियम बैच 2.0 का लाजमी तौर पर हिस्सा बने, जिसके अंदर आप लोगों को मैंने एज पहले आपको बताया कि इसमें जो फीचर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, हम लोग को डेली बेसिस पे लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस दी जाएगी, प्रैक्टिस वर्कशीट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, हाफ बुक, फुल बुक, कंप्लीट टेस्ट सेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। आपको आपकी जो प्रिपरेशंस हैं आपको एनईटी 2 आने से पहले पहले स्टार्ट हो, जो आपकी एनईटी 2 की प्रिपरेशंस है वो कंप्लीट करवा दी जाएंगी, और आप लोगों के इंशाल्लाह एनईटी के अंदर 160 प्लस जो है वो टारगेट किया जाएगा हर स्टूडेंट के मार्क्स को। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप लोग सिंपली हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304 06660 इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं, और एनईटी 2 के अंदर बेस्ट चांस सिक्योर करके आप लोग अपना एडमिशन अभी से एनईटी 2 के अंदर मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर लेंगे तो आपका एडमिशन नेक्स्ट के अंदर कंफर्म हो जाएगा। आपको फिर नेक्स्ट की टेंशन नहीं रहेगी, फिर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं, जीकी जैसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अपने बोर्ड के एग्जाम्स के ऊपर पूरा फोकस कर सकते हैं। अभी आप लोग के पास अभी भी टाइम है, अपने बोर्ड्स के ऊपर फोकस कम करें, अपने एनईटी 2 के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, एनईटी 2 के अंदर मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने की कोशिश करें, और फिर उसके बाद आप लोग अपने जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। एनईटी 2 एक दफ़ा आपका क्लियर हो गया तो उसके बाद आप लोग आराम से बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, फिर बोर्ड एग्जाम्स के बाद आप लोग आराम से प्रैक्टिकल्स भी दे सकते हैं, फिर आपको एनईटी की टेंशन नहीं रहेगी। फिर आप लोग फर्दर यूनिवर्सिटीज़ को भी तो टारगेट करना चाह रहे होंगे, उनको भी आप लोग टारगेट कर सकते हैं, उनकी भी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है आप लोग हमारे इस प्रीमियम बैच का हिस्सा बने, जिसके अंदर आपको पाकिस्तान की एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, और सबसे बड़ी बात जो हमारे बैच के आपको फीचर के अंदर सबसे बड़ी जो एक बेनिफिट मिलेगा, आपको जस्ट वन टाइम एनरोलमेंट लेनी है। एनरोलमेंट के बाद आप लोगों को 2026 के सेशन में हमारे जितने बैचेस लगेंगे, अभी बैच 2.0 है तो इसके अंदर जो बैच 1.0 के स्टूडेंट्स थे वो इसके अंदर विदाउट एनी फर्दर इनरोलमेंट वो इसके अंदर इनरोल्ड हैं, उनको किसी तरीके की मजीद इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता। वो आप लोग भी अगर बैच 2.0 का एक दफ़ा ज्वाइन करेंगे तो फिर इसके बाद जो 3.0 बैच होगा, 4.0 का, जितने भी हमारे कंटिन्यूड बैच होंगे सेशन 2026 के, वो आप लोगों को उसके एक्सेस मिल जाएगी। आप लोगों को दोबारा से इनरोलमेंट नहीं लेनी पड़ेगी, उसकी सेपरेटली आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट वन टाइम की पेमेंट होगी, किसी एडिशनल ग्रुप की पेमेंट नहीं होगी। आप लोग को तमाम मटेरियल जो चीज़ें आपको प्रिपरेशंस के लिए चाहिए सारी हम प्रोवाइड करेंगे, कोई आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी बाय नहीं करना पड़ेगा, आपको सारे नोट्स, पीडीएफ सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों ने सिर्फ प्रिपरेशंस करनी है अपनी प्रॉपर्ली, और जो गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड की गई हैं सिर्फ उनको फॉलो करते हुए आप लोगों ने अपनी एनईटी की प्रिपरेशंस करनी है, और बेस्ट रिजल्ट आप लोगों के सामने होंगे इंशाल्लाह। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एनईटी 2 प्रिपरेशंस एंड फर्दर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।